तो आज का जो लेक्चर है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट पर है। ठीक है। देखो, अल्टरनेटिंग करंट, अभी तक हम लोगों ने जो देखा या सुना होगा वो डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा होगा। डायरेक्ट करंट का मतलब कि द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ बदलता नहीं हो। पर यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऐसे करंट होते हैं जिनके डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट आया कहाँ से, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। देन इसके बाद हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे अलग अलग सर्किट में। मतलब अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसमें अगर हम अल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा, वोल्टेज होगा, कैपेसिटर होगा तो उसमें अगर अल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा, इंडक्टर होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उनके कॉम्बिनेशंस। ठीक, चलिए। तो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली आता है, हम अगर रिपीट करें फैराडे लॉ को, फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर हम इसको रिवाइज करें तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि अगर कहीं पर भी फ्लक्स चेंज होगा, कहीं पर भी फ्लक्स चेंज होगा और वो फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो वो वैल्यू एक इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगी। इसके बराबर होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो सोर्स होता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो फैराडे ने क्या किया, एक डिवाइस बनाया, उसको हम लोग पढ़ते हैं एसी जनरेटर नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं? एसी जनरेटर। क्या होता है एसी जनरेटर? तो फैराडे ने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, जैसे मान लो एक हमने बार मैग्नेट बनाया। क्लास 10th में आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा कि नॉर्थ पोल है, इसके पास हमने एक कॉइल लिया ऐसे। ठीक है, और इस कॉइल को, इस क्लोज लूप को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। ठीक, ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, इस कॉइल को ए बी सी डी, इस कॉइल को किसी एक्सटर्नल हेल्प की सहायता से, मतलब किसी एक्सटर्नल हेल्प से या किसी एजेंट के थ्रू हमने क्या किया, इसको रोटेट कराने की कोशिश की। जैसा कि बेसिकली हम लोगों ने सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, डैम बना के पानी रोकते हैं और उस पानी को जो है फिर हम लोग कंटिन्यूसली टरबाइन पे गिराते हैं। बड़ा बड़ा जनरेटर लगा होता है जिसमें टरबाइन ब्लेड्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर जब हम पानी गिराते हैं तो होता ये है कि टरबाइन घूमता है और वो टरबाइन जो है अंदर एक फ्रेम से जुड़ा होता है, कंडक्टिंग कॉइल का फ्रेम बना होता है, उससे जुड़ा होता है। तो टरबाइन घूमता है पानी के उस पर गिरने की वजह से, तो फ्रेम भी घूमता है। तो यहाँ पर फैराडे लॉ काम करता है। जैसे ही ये फ्रेम, अभी देखो फिलहाल ये फ्रेम क्या है, इस नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है। ठीक है, मतलब इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ऐसे। ठीक है, इस प्लेन का एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे ही कुछ देर बाद ये कॉइल घूम के ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे। जब कॉइल घूम के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो अब जो है सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से क्रॉस करेगा। फिर जब ये कॉइल घूमकर वापस से उल्टा होगा, मतलब अब ये जैसे कॉइल घूमा तो नाउ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। अब क्या होगा, पूरा का पूरा कॉइल 180 डिग्री घूम जाएगा। तो जब कॉइल 180 डिग्री घूमेगा तो फ्रेम में मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये फ्रेम किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाए तो कंटिन्यूस घूमेगा। कंटिन्यूस घूमने की वजह से क्या होगा, इसके फ्रेम से, इस फ्रेम से फ्लक्स चेंज होगा। कभी फ्लक्स पास करेगा, जैसे अगर ये ऐसे था, इस केस में कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा, पर जब परपेंडिकुलर हो गया तो सारे फ्लक्स पास कर गए। मतलब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पास किया। तो चूंकि हमको पता है जो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है वो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डॉट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, n जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल ABCD। ठीक है, तो अगर किसी वक्त ये कहें कि हमारा जो कॉइल है वो थीटा एंगल घुमा हुआ है ना, कि इफ कॉइल इज रोटेटेड एट एनी एंगल थीटा एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा क्या है,
एंगुलर वेलोसिटी है और भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज अगर घुमा रहे हैं हम कॉइल को तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारा कॉइल घूमेगा वैसे वैसे फ्लक्स कॉइल से चेंज होगा। तो हम जो लिख रहे हैं फ्लक्स का फॉर्मूला n इंटू बी डॉट डी ए, इसको डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो लिखेंगे फाई बराबर n बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट उठेगा कॉस थीटा आएगा, थीटा की जगह पे अगर हम ओमेगा टी रिप्लेस करें तो हमारा फाई आएगा n बी ए कॉस ओमेगा टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस एक्सप्रेशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे हमारा फ्लक्स क्या होगा? बदलता जाएगा। मतलब कॉस की वैल्यू कॉस थीटा मतलब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी, हमारी फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? बदलती जाएगी। तो फैराडे लॉ के मुताबिक अगर कहीं पर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो फ्लक्स किसके बराबर होगा? उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन अपोजिट नेचर शो करता है जिसको हम लोगों ने लेंज लॉ के थ्रू समझ रखा है। ठीक है, तो देखो किसी इंस्टेंट पर इस कॉइल से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको निकालें तो हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे चेंज इन फ्लक्स, क्या लिखेंगे? चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब डी फाई बाई डी टी। अगर हम डी फाई बाई डी टी निकालें तो लिखेंगे एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमने नॉर्थ साउथ पोल रखा है, फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ द कॉइल है, ये जो कॉइल है ABCD इसका कॉइल का एरिया है। ठीक है, ये भी फिक्स है। तो वेरिएबल क्या है? सिर्फ कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट करो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो डी फाई बाई डी टी है ये हमको ये मिल गया। क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स भी क्या हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देन इंड्यूस ईएमएफ, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू क्या होती है? माइनस टाइम डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, या फिर लिख सकते हैं ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगुलर वेलोसिटी ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ, ठीक है, जो कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ई नॉट की वैल्यू है एन बी ए इंटू ओमेगा, ये कांस्टेंट टर्म है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ईएमएफ आ रहा है वो टाइम के साथ बदल रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे हमारा ईएमएफ बदलेगा। और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर विथ वेव इक्वेशन जो कि एक साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी से, तो हमको दिख रहा है कि हमारा जो ईएमएफ है वो एक साइनोसॉइडल वेरिएशन की तरह है। हमारा जो ईएमएफ है वो कैसा है? एक साइनोसॉइडल वेरिएशन की तरह शो कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे साइन थीटा साइन ओमेगा टी की वैल्यू बदलती जाएगी वैसे वैसे हमारा ईएमएफ भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। तो अगर इस वेरिएशन को हम प्लॉट करें तो हम ये देखेंगे, अगर हम ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो साइन थीटा का ग्राफ आएगा। साइन थीटा 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जाता है, फिर 0 होता है, फिर मिनिमम जाता है ना, 0 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, मिनिमम 0 एंड देन अगेन मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ना। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, 0 ये टाइम t/4, ये टाइम ट्वाइस टाइम t/4, ये टाइम थ्राइस टाइम t/4 और ये टाइम फोर्थ टाइम t/4। मतलब एक पूरे कंप्लीट साइकिल को हमने 4 इंटरवल में ब्रेक कर दिया। एक इंटरवल का टाइम पीरियड t/4, अगले का भी टाइम t/4। तो 0 t/4, 2 t/4, 3 t/4, t/4। तो हमने क्या देखा कि इस कंप्लीट टाइम इंटरवल में 0 से, बेसिकली t है, 0 से t टाइम इंटरवल में ये जो हमारा ईएमएफ है, एक बार 0, एक बार मैक्सिमम, ठीक है, फिर 0, फिर मिनिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम जा रहा है, फिर 0 हो रहा है। इसी वेरिएशन को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग वेरिएशन। क्यों? क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग आ रहा है। और यहाँ है तो यहाँ डायरेक्शन, 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 यहाँ तो यहाँ डायरेक्शन, अलग अलग समय पर अलग अलग डायरेक्शन और अलग अलग वैल्यू के साथ। सो दिस वेरिएशन इज बेसिकली नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, अब हमको पता है देन करंट कितना हो जाएगा, देन I इक्वल्स टू
हमको पता है I इक्वल्स टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस। मान लिया कि R जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, कॉइल ABCD जो ऊपर देखा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EMF हमारा है E0 बाई R साइन ओमेगा टी। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। मतलब इस करंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। हमारा ये करंट क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मतलब सेम स्टडी, जिस तरीके से हमने EMF की स्टडी को यहाँ कंपेयर किया, उसी तरीके से करंट की स्टडी को भी हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा करंट आया, ठीक है, जो हमारा करंट का वेरिएशन आ रहा है बाई नेचर इक्वेशन के हिसाब से I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी आ रहा है। मतलब हमको पता है कि साइन ओमेगा टी की दो वैल्यू होती हैं, +1 मैक्सिमम वैल्यू और -1 मिनिमम वैल्यू, और एक बीच में 0 होता है। मतलब ये I कभी +I0 होगा तो कभी -I0 होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर हम इसको ग्राफ के हिसाब से देखें तो ग्राफ का वेरिएशन इसका भी क्या होगा, सिमिलर टू द EMF होगा, और वो कुछ ऐसा होगा। अगर I वर्सेस टाइम का हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये भी कुछ साइनोसॉइडल वेरिएशन टाइप का होगा, ठीक है। मतलब इस टाइम पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी +I0, और इस टाइम पर करंट की वैल्यू -I0 होगी। मतलब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलते जा रहे हैं, 0 से लेके कैपिटल T टाइम इंटरवल में। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो कि हमको रिकॉल करनी होगी, क्योंकि साइन थीटा जो है एक पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। साइन ओमेगा टी क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। चूँकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो आपको पता है ओमेगा बराबर कितना होता है, 2π बाई कैपिटल टी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2π बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू बदलती चली जाएगी। तो बेसिकली इसी नेचर को देखकर ये कहा गया कि द करेंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब बदलते जा रहा है। बात समझ में आ रही है। दिस इज T/4, दिस इज T/2, दिस इज 3T/4 एंड दिस इज T। तो इसी नेचर को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोला जाता है इसी को, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, वेव नेचर के मुताबिक अगर हम इसको कंपेयर करें, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी का कंपेरिजन Y इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी से करें तो I0 जो है वो A की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारे वेव इक्वेशन में जो A होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव इक्वेशन, वेव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेव के पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब I0 जो होगा वो हमारा करंट इक्वेशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम कहते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, पीक वैल्यू, ठीक है। और ये पूरी कहानी क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या समझ में आया कि जो अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट है वो फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकलता है। और फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था कि वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है। मतलब कॉइल और मैग्नेट के बीच में कंडक्टिंग कॉइल, क्लोज कंडक्टिंग कॉइल है उसमें, और मैग्नेट के बीच में, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से हम देखते क्या है कि कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग उस लूप के अंदर ऑटोमेटिक एक EMF डेवलप होगा जिसका नाम इंड्यूस्ड EMF होगा, और उसी EMF के करस्पॉन्डिंग हमको एक करंट मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये AC जनरेटर, इसी AC जनरेटर से कॉन्सेप्ट निकल के आता है अल्टरनेटिंग करंट का, जो कि टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, टाइम बदल रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, धीरे धीरे बदल रही है। तो इसलिए हमको यहाँ पर सीखना पड़ता है कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसकी RMS वैल्यू क्या होती है, ठीक है। क्योंकि अगर बात की जाए डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट की तो एक फिक्स वैल्यू होती है ना। डायरेक्ट करंट की क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे I इक्वल्स टू 5 एम्पियर मैंने बोल दिया, तो ये एक डायरेक्ट करंट है, ये क्या है, एक DC है। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आप करंट वर्सेस टाइम के साथ तो ये 5 एम्पियर हमेशा के लिए रहेगा, 5 एम्पियर हमेशा के लिए रहेगा, चाहे किसी भी टाइम की आप बात कर लो, किसी भी टाइम पर आप देखो 5 एम्पियर।
इसमें तो वेरिएशन है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट ग्राफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ये वेरी कर रहा है, तो वेरी कर रहा है तो इसकी वैल्यूज अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग, तो इसलिए हमको क्या दो कॉन्सेप्ट और समझने होते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब देखते हैं, हमको पता है कि I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का क्या है, जनरल इक्वेशन है। तो किसी भी टाइम वेरिंग फंक्शन का, अगर मान लो कि मेरे पास कोई y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, भैया फंक्शन, अगर मेरे पास कोई भी y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी मतलब कोई फंक्शन है टाइम का, देन इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, देन एवरेज या कभी कभी इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। मीन वैल्यू जो होती है, मीन वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फार्मूला, एक फार्मूला होता है जिससे निकालते हैं, और एवरेज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू है, हालांकि मैं टाइम डिपेंडेंट बार बार ले रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ यूज़ हो रहा है टाइम डिपेंडेंट, और एवरेज वैल्यू किसी भी वेरिएबल्स का निकाल, जैसे फंक्शन एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है तो भी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई जेड जिसके भी हिसाब से। हमारा टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है इसलिए हम टाइम के हिसाब से उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल जीरो से उसका जो टाइम पीरियड है वो एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल जीरो से टी डी टी, ये होता है किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का फॉर्मूला। ये जो डिनोमिनेटर में कॉन्सेप्ट है इसका मतलब होता है टोटल टाइम पीरियड, है ना, कि इसका टोटल टाइम पीरियड क्या है। तो जनरली जो हमारा साइन थीटा फंक्शन होता है या साइन ओमेगा टी है, इसका टाइम पीरियड हम कैपिटल टी मानते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड साइन ओमेगा टी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है कैपिटल टी, एंड दिस कैपिटल टी इज बेसिकली 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसे हमें याद रखना है। अब इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन एनी टी इज बेसिकली, चूंकि ये पूरा सॉल्व होकर टाइम पीरियड आएगा और हमको पता है कि हमारे साइन थीटा फंक्शन का टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई कैपिटल टी इंटीग्रल जीरो से कैपिटल टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला एवरेज कैसे निकालते हैं ये याद रखना है। अगर आपको ये याद रखना है तो हम निकाल सकते हैं अपने अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सा है, मैथमेटिक्स, फॉर्मूला लगाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ आई जो कि हमारा टाइम का फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे 1 बाई टी इंटीग्रल जीरो से कैपिटल टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, लिखेंगे 1 बाई कैपिटल टी, अब देखो आई नॉट को बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी डी टी बचेगा, क्या बचेगा, जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी, तो हो जाएगा अपना आई नॉट बाई कैपिटल टी, और हमको पता है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो टू कैपिटल टी। इसको सिंप्लीफाई करो तो लिखेंगे माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी, और ये हो जाएगा एक बार कॉस ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू, एक बार रखेंगे कैपिटल टी, दूसरी बार रखेंगे जीरो, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी, ये टी से टी कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, और हमको पता है कॉस 2 पाई की वैल्यू और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 ये भी 1, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 0। मतलब ये हुआ कि टाइम डिपेंडेंट फंक्शन जो है साइनोसॉइडल नेचर का, उसका अगर हम एवरेज वैल्यू लें तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली भी अगर इसको देखो, ग्राफिकली अगर इसको समझना चाहो, मैथमेटिकली तो समझ गए, साइन थीटा का ही ग्राफ है, ग्राफ क्या है हमारा साइन थीटा, मतलब आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और इंटीग्रल एफ टी डी टी जीरो से टी, है ना, जीरो से टी टाइम इंटरवल में। इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, है ना। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स में हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो समझते हैं, एरिया अंडर कर्व
ध्यान से देखो, तो जितना पॉजिटिव सेक्शन ऊपर एरिया कंटेन कर रहा है उतना ही नेगेटिव सेक्शन नीचे एरिया कंटेन कर रहा है। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो बताओ एवरेज एरिया क्या आएगा? जितना ऊपर उतना नीचे ही कट के ज़ीरो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल भी हमको समझ में आता है कि हाँ क्यों सिर्फ साइन फंक्शन का एवरेज ज़ीरो आता है। अब इसमें एक ट्रिक ये है कि सिर्फ साइन ओमेगा टी का ही एवरेज नहीं, आप इसके मल्टीपल्स को भी ले लीजिए, साइन 2 ओमेगा टी या साइन 3 ओमेगा टी, किसी का भी ले लीजिए इंटीजर मल्टीपल, इन सब के एवरेज वैल्यू क्या आएंगे? ज़ीरो। क्योंकि क्या बढ़ रहा है? सिर्फ एंगल्स दो गुना हो जा रहे हैं, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एंगल दो गुना हो जा रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी है या एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी है, ये सभी वैल्यूज़ क्या आएंगे? ज़ीरो। क्योंकि इनका भी वेरिएशन कुछ सिमेट्रिक नेचर का ही होता है। अगर हम कॉस को बनाएं, कॉस के ग्राफ को होती है मैक्सिमम 1 से चालू होता है ना। एक कंप्लीट टाइम इंटरवल में 0 से कैपिटल टी टाइम इंटरवल में जितना सेक्शन एरिया ऊपर पॉजिटिव में ही है उतना ही सेक्शन एरिया नेगेटिव में भी है। तो इसका भी टोटल एवरेज क्या आएगा? इसमें भी अगर हम लोग आई नॉट कॉस ओमेगा टी का एवरेज निकालें तो वो भी आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो इस एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से समझ में आता है कि अगर वन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे, जीरो से लेके कैपिटल टी, मतलब जीरो से लेके कैपिटल टी का मतलब होता है वन कंप्लीट साइकिल। अगर वन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो। याद रखना है, इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, या वन कंप्लीट टाइम पीरियड। सिमिलरली व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर फंक्शन, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर टी। मान लो स्क्वायर हो गया तो इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, तो हमारे पास आई स्क्वायर जो होगा वो होगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है? अब देखो एवरेज वैल्यू इसका निकालते हैं, तो वही बात लिखेंगे, फंक्शन 0 से कैपिटल टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, लिखोगे आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रल 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हमको पता है कि एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो यह आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो देखो क्या मिलेगा हमको। तो हमारा मिलेगा एवरेज वैल्यू ऑफ आई नॉट स्क्वायर इज बेसिकली आई नॉट स्क्वायर बाई टी, सॉरी एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी, लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ इंटू डी टी। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये हो जाएगा अपना इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी डी टी माइनस इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो कॉस 2 ओमेगा टी होगा उसका एवरेज वैल्यू वन कंप्लीट साइकिल में क्या आएगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देख रखा है कि जो भी सिमेट्रिक नेचर का फंक्शन है कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो इसी के मुताबिक हमारा यहाँ पर भी जो कॉस ओमेगा टी आ रहा है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो बचा क्या? सिर्फ ये टर्म। सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर फंक्शन इज इक्वल टू बेसिकली आई नॉट स्क्वायर बाई 2t मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस होल इंटीग्रल? कैपिटल टी, क्योंकि 0 से कैपिटल डी डी टी बेसिकली टोटल टाइम पीरियड होता है, टी से टी कट गया, आंसर कितना आ गया? आई नॉट स्क्वायर बाई 2। मतलब कि अगर हमारे पास स्क्वायर फंक्शन है तो उसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, ग्राफ से भी इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं i इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बनाना चाहूँगा तो देखो, जो साइन थीटा में ग्राफ नीचे जाता है नेगेटिव में, अगर स्क्वायर फंक्शन है तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बेसिकली स्क्वायर फंक्शन होने की वजह से साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसे बनेगा 0 से 1 कंप्लीट साइकिल में। ठीक, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है? जैसे अगर कंपेयर करने के लिए हम बनाएं तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही बनता है 1 कंप्लीट साइकिल में। ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। तो जो फंक्शन नेगेटिव है स्क्वायर करने पे वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका एवरेज तो 0 आ रहा था, जबकि इसका एवरेज 0 नहीं आएगा, क्योंकि देख लो दोनों प्लस एरिया में हैं।
तो इसलिए ग्राफिकली भी ये समझ में आता है कि इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा। और हमने पाया भी कि एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर जो होता है वो होता है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये होता है एवरेज वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई पूछे कि किसी भी ग्राफ में, है ना, कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, जैसे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, अगर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और ये ग्राफ हो गया ऐसे वन कंप्लीट साइकिल में 0 से कैपिटल टी, और हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू होगी आई नॉट। व्हाट इज़ एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब हमको एक और वैल्यू निकालनी है आरएमएस। क्या निकालनी है? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आरएमएस वैल्यू जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बाय डेफिनेशन रूट मीन स्क्वायर क्या डिफाइन होता है? आई आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट, मतलब अंडर रूट में मीन किसी फंक्शन का जो स्क्वायर हो, तो मीन ऑफ एनी स्क्वायर फंक्शन। तो हमारा आई आर एम एस निकालना है, तो आई का स्क्वायर करके मीन ले लिया और उसका अंडर रूट कर दिया। तो ज़रा सोचो, हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी अभी ऊपर? तो अभी ऊपर आई थी आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये आई थी हमारी एवरेज वैल्यू। सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा? आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई अंडर रूट 2, ये बेसिकली 0.707 टाइम्स आई नॉट होता है। कितना होता है? 0.707 टाइम्स आई नॉट होता है। मतलब इस ग्राफ में अगर तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज़ द पीक वैल्यू, तो सर हाँ ये रहा इसका पीक वैल्यू आई नॉट। व्हाट इज़ आर एम एस वैल्यू, तो आर एम एस वैल्यू जो है वो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू का 0.7 गुना है, मतलब कहीं यहाँ पे। ये रहा हमारा आर एम एस वैल्यू, ये रहा हमारा क्या? आई आर एम एस। तो इस तरीके से किसी भी टाइम वेरिंग फंक्शन में हमको अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू मिलती है। ठीक है, जिसको हम लोग इंस्टेंट वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे टाइम बदलोगे अलग अलग आई मिलता जाएगा, इसको कहेंगे इंस्टेंट वैल्यू। ठीक है, पर पीक वैल्यू, ये रहा इसका पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, तो ये रहा इसका आरएमएस वैल्यू। बात समझे? तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग नेचर में करंट हो चाहे वोल्टेज हो, मतलब सोर्स, सिमिलरली अगर हम समझें तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सिमिलरली अगर हमारे पास E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एज ए टाइम वेरिंग पोटेंशियल हो या EMF हो, तो क्या इसका भी हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा, और अगर हम इसका RMS वैल्यू निकालेंगे तो ई नॉट बाई अंडर रूट 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सेम कैरेक्टर जैसे EMF है उसी के करस्पॉन्डिंग करंट भी मिलता है हमको, जो कि उसी नेचर का होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि किसी भी टाइम वेरिंग फंक्शन का, चाहे वो EMF के लिए वेरी कर रहा हो, चाहे वो करंट के लिए वेरी कर रहा हो, चाहे EMF का वेरिएशन हो चाहे करंट का वेरिएशन टाइम के साथ हो, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0। और RMS वैल्यू क्या होगी? पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। ये दो चीज़ें हमको अल्टरनेटिंग नेचर्स के वेरिएशंस को समझ के स्टडी करके समझ में आता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसी में हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वेरिएशन, एडवांस लेवल पे हमसे पूछा जाता है कि हाफ साइकिल में वेरिएशन कितना होगा। किसमें? हाफ साइकिल में। तो देखो यार, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो होती है वो हाफ साइकिल में, किसमें? हाफ साइकिल में। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एवरेज वैल्यू ऑफ आई इन हाफ साइकिल, तो जो फॉर्मूले में टोटल टाइम लिखते थे उसकी जगह क्या लिखेंगे? हाफ साइकिल। इंटीग्रेशन में जो टोटल टाइम लेते थे उसमें क्या लेंगे? हाफ टाइम। और फंक्शन जो हमारा होता था वो एज इट इज़ साइन ओमेगा टी डी टी। आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका हाफ टाइम इंटरवल में, मतलब हाफ साइकिल में या हाफ टाइम पीरियड में आपका आंसर होगा। बात समझ में? तो इस तरीके से क्या करते हैं हम ये डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारा एक अल्टरनेटिंग करंट, एक अल्टरनेटिंग वेरिएशन, एक अल्टरनेटिंग सोर्स, मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स कहाँ से डेवलप होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आता है, ये इसका इक्वेशन कैसे आता है, फिर ये टाइम के साथ वेरी कैसे करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू +1 और -1, मतलब मैक्सिमम आई नॉट और नेगेटिव में मिनिमम आई नॉट कैसे मिलता है, ये क्यों अल्टरनेटिंग करंट कैसे कहलाता है, डायरेक्ट करंट का क्या मीनिंग है, और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे निकालते हैं। ठीक है।